आज हम चलते हैं प्रकाश की ओर। फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे कंपटीशन में 10th एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। भौतिकी का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है? तो भौतिकी का जनक न्यूटन है। भौतिकी का जनक अर्थात पिता, फादर, भौतिकी का जनक न्यूटन साहब हैं। यही अगर कह दिया जाए कि आधुनिक भौतिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन। भौतिकी का जनक अगर पूछ दिया सीधा तो न्यूटन बोल देंगे, और अगर इसी में पूछ दिया जाए कि आधुनिक भौतिकी का जनक किन्हें कहा जाता है तो आइंस्टीन को। अब चलिए इसी में हम पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे प्रकाश, लाइट। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश तो हम देख रहे हैं, हम जान भी रहे हैं, लेकिन होता क्या है इसके बारे में पहले जानने। तो प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। शायद अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप अगर अंधेरे रूम में खड़ा हो जाइए तो किसी चीज़ को ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है, और हमें किसी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की अति आवश्यकता होती है। जब तक प्रकाश नहीं होगा हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, और इसीलिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश यही होता है। प्रकाश वैसा कारक है, वैसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को, दुनिया के तमाम वस्तु को हम देख पाते हैं। अब प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है, प्रकाश की कुछ घटनाएं होती है। प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं जिसमें है कि आपको प्रकाश का परावर्तन, शायद आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आप 10th क्लास में पढ़े हैं। परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़े हैं। यही चीज कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपके 9th 10th का ही जो क्वेश्चन होता है वही आपका कंपटीशन में पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर आपका है प्रकीर्णन। फिर आपका है प्रकीर्णन। और 5वां पॉइंट जो आपका है वो है आपका, ये 4 हुआ, 5वां तो जगह नहीं है, फिर भी हम बताते हैं इधर साइड में थोड़ा सा, कि 5वां आपका होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर। प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी कुछ जानते हैं हम। कहते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह या समतल सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जिसे देखिए, ये यहां से मान लीजिए ये सनलाइट आपका है, यहां से सनलाइट आ रही है, ये प्रकाश की किरण यहां पड़ा, और इतना ही एंगल से, जितना एंगल से ये इधर गया है उतना ही एंगल से इधर रिटर्न हो जाएगा, लौट जाएगा। लौटने की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और इस स्थिति में इस कोण को हम, यहां से ये जो किरण आ रहा है इसको आपतित किरण बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। और ये जो किरण बाहर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है ये आपका है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और बीच में एक अभिलंब होता है,
जिसको कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण, जिसे कोण आई के द्वारा सूचित किया जाता है। आई के माध्यम से हम आपतन कोण को सूचित करते हैं। और परावर्तन और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ये जितना कोण से आपतित किरण आएगा उतने ही कोण से दर्पण के साथ या कोई चिकनी चमकीली सतह के साथ, कोई समतल सतह के साथ, उतने ही कोण पर वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम तो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और समतल के उस बिंदु पर होते हैं जहां तीनों एक जगह मिलते हैं। तो यहां कह सकते हैं आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब, तीनों जो है समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अर्थात इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या होता है? तो कह सकते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण एक दर्पण होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है। इस कांच के टुकड़े को अगर हम कलई करते हैं तब जाकर के ये दर्पण होता है। और सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है, सबसे अच्छा परावर्तक जो कलई होता है वो चांदी का होता है। जी थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं इधर, फिर हम आगे की ओर चलेंगे इस पर। सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है वो होता है चांदी का लेप। चांदी का लेप, जिसे एजी से सूचित करते हैं हम। सबसे अच्छा परावर्तक सतह जो होता है प्रकाश के लिए वो चांदी का लेप होता है, जिसे एजी द्वारा सूचित किया जाता है। फिर आप पारा का लेप भी इस पर यूज करते हैं। पारा का लेप भी यूज किया जाता है, वो भी परावर्तक का मतलब अच्छा सतह है जो कि परावर्तक करता है, प्रकाश का अच्छा परावर्तक को करता है। तीसरा है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल आप लोग जानते होंगे, गांव वगैरह में शायद अधिकतर लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो गांव वगैरह में कहते हैं कि चिड़चिड़ी का पेड़ है, तो चिड़चिड़ी का पेड़ ही, उसी को हम तारपीन का तेल कहते हैं। उसके जो फल होते हैं छोटे छोटे, उससे जो तेल निकाले जाते हैं उसी को हम तारपीन का तेल कहते हैं। तो ये आपका तारपीन का तेल है। अगर कह दिया जाए कि सबसे अच्छा कौन ऐसी धातु का लेप जो है सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक होता है, तो हम उसी स्थिति में कहेंगे क्या? चांदी, एजी। जानते होंगे कि ये विद्युत का भी अच्छा सुचालक है, लेकिन हमें तो यहाँ विद्युत अभी पढ़ नहीं रहे हैं, विद्युत में बताएंगे फिर आगे। यहाँ फिलहाल हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, और प्रकाश में प्रकाश की घटनाएं के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये चांदी का जो लेप होता है परावर्तक का बहुत अच्छा है, जो कि मतलब लेप है, इससे बहुत अच्छा प्रकाश है जो कि परावर्तन होता है। फिर आप कह सकते हैं आगे दूसरा नियम आपका, ये तो पहला नियम था आपका, दूसरा नियम की ओर चलते हैं हम। दूसरा नियम आपका कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम कह देते हैं
कि एंगल आई बराबर एंगल आर। इसी को हम लिखते हैं साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं। इससे अब विशेष क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और इसमें आता है कि प्रकाश के परावर्तक का सबसे अच्छा सतह किसे माना गया है, तो समतल दर्पण को परावर्तक सतह का सबसे अच्छा है जो कि समतल दर्पण को लिया जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब दूसरा की ओर चलते हैं, अपवर्तन की ओर। और हाँ, जिनको नोट्स बनाना होगा तो वह जो कि मतलब बैठकर नोटबुक साथ में ले लीजिए और नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद आप लोग जहाँ अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा उसको है जो कि रिप्ले कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं बैठ करके, ताकि अच्छी से समझ में आ जाए। और अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं अच्छा मतलब जानकारी मिल रहा है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अब आगे हम चलते हैं। अभी प्रकाश का परावर्तन बताए थे, अब हम चलते हैं प्रकाश की अपवर्तन की ओर। प्रकाश की अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन में कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इन करती है तो इसको इस सामने चला जाना चाहिए था, प्रकाश उसी सामने चला जाएगा जी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरह से जी, यानी कि सामने क्रॉस नहीं करके थोड़ा अभिलंब की ओर चल जाती है। कहाँ चल जाती है? अभिलंब की ओर। थोड़ा सा देखिए, परावर्तन में कुछ और छूट गया, थोड़ा सा उसको पहले देख लेते हैं। परावर्तन में प्रकाश की परावर्तन, फिर अपवर्तन की ओर चलेंगे। ये हम बताए थे कि यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है। और ये कोण को अगर यहाँ कोई अवरोधक पदार्थ, कोई चमकीली सतह, कोई दर्पण नहीं होता तो शायद यहाँ से इस सामने तो ही निकलते, अपने 180 डिग्री पे निकलते। तो ये कहना है कि अगर ये 180 डिग्री पर सामने निकल जाते तो ये दोनों के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। विचलन कोण, जिसे डी द्वारा डिनोट करते हैं। विचलन कोण को हम डी के द्वारा डिनोट करते हैं और ये कोण जो कहलाते हैं विचलन कोण कहलाते हैं। अब देखिए, ये विचलन कोण है। अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि चलिए जी ये कोण आपका आई है, ये कोण आपका आर है और एक कोण ये है। तो आपको इसमें दे दिया जाए कि सबसे पहले तो ये जानेंगे जो प्रकाश जहां से आ रहा है ये टोटल कितना 180 डिग्री है, ठीक। तो यहां से आ रहा है तो इतना टोटल का मान अगर 180 डिग्री है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। और अगर इसमें हमको दे दिया जाए कि चलिए जी आप बताइए कि अगर परावर्तन कोण 30 डिग्री है, परावर्तन कोण आपका जो है 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था, उसमें एक नियम ये भी था, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम समझ गए कि अगर परावर्तन कोण 30 डिग्री तो आपतन कोण भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। आपतन कोण कितना? 30 डिग्री ही होगा। और जब आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो हमसे कहेगा कि आप विचलन कोण का मान बताइए, तब हम यहां से निकाल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू बी 180 माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर, अर्थात 180 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 और माइनस 30, अर्थात 180 माइनस 60 इज इक्वल टू बी 120, अर्थात डी हमारा विचलन कोण जो है 120 डिग्री बन रहा है। विचलन कोण 120 डिग्री बन रहा है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अब हम चलते हैं अपवर्तन की ओर। प्रकाश की अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या कहता है कि जब
कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ा विलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात इस सीधे नहीं जाकर के थोड़ा विलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि इसका परिभाषा अगर कहा जाए तो प्रकाश का अपवर्तन वैसी घटना है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी वही दो नियम हैं जो प्रकाश की परावर्तन में इसमें विशेष रूप पूछता है। सिर्फ इतना ही पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमको ये देखना होता है कि आप एक चीज जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई बाल्टी में कोई छड़ रख दी गई है तो छड़ सीधा जाने के बजाय हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही घटना अपवर्तन होता है। अर्थात अगर हमें ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताइए पानी से भरी हुई बाल्टी में रखी हुई छड़ हल्की मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है, तो हम जान जाएंगे कि जहां ये सब घटनाएं आ गया कि हल्का मुड़ा हुआ, हल्का आगे पीछे ऊपर नीचे कम ज्यादा, जहां भी ऐसा स्थिति आ गया, वास्तविक समय से कम, वास्तविक समय से ज्यादा, से कम या ज्यादा, यानी कि जहां भी ऐसा घटना आ गया कि वास्तविक समय से कम, वास्तविक समय से ज्यादा, पानी में गिरा हुआ सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर आपको आ गया कि पानी में मतलब डाला हुआ छड़ हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर आपका आ जाएगा कि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो अपने समय से 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहते हैं। ये सारी घटना जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन का इसी में आ जाता है। आपका टेढ़ा मेढ़ा जो भी है कि हल्का टेढ़ा नजर आ रहा है, तो जहां भी ऐसा लगे कि चर्चा हो गया हल्का मुड़ा हुआ, हल्का टेढ़ा, इस तरह का, या लग जाए कि तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से तारों का टिमटिमाना, तो वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश ऊपर से चलती है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण गैस वगैरह हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि उस पर जब उसका प्रकाश पड़ता है तो थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इसका पथ जो है सामने की ओर जाना चाहिए था, तो हल्का विचलित होकर अविलंब की ओर मुड़ गया। इसीलिए मतलब कभी बार बार उपकरण से टकराती है इधर उधर और इस तरह से हमको हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए ऐसा ही हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, दरअसल लोग अस्थिर होते हैं। तो यही है, जितना भी प्रकाश का अपवर्तन है आप समझ जाएंगे कि हल्का मुड़ा हुआ, हल्का आगे, हल्का पीछे, हल्का टेढ़ा, समय से पहले, समय से ज्यादा, इस तरह का जितने भी आएंगे तारों का टिमटिमाना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन का है जो कि घटना है। चलिए आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का, पानी से भरी हुई बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रकाश की कौन सी घटना होनी चाहिए? तो हम कहेंगे कि ये प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन। अगर मतलब ऐसा मिलता है कि पानी में रखी हुई सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो हम जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। दूसरा कंडीशन मेरा बनता है कि पानी में रखा हुआ छड़ या पेंसिल
हल्का मुड़ी हुई प्रतीत होता है, हल्का टेढ़ा प्रतीत होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अर्थात जितना भी मुड़ा हुआ हो, टेढ़ा हो, आगे पीछे, ये सारे के सारे प्रकाश के अपवर्तन को डिनोट करते हैं, उसी के बारे में बतलाते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन है। तो हमने दो के बारे में जाना, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा जाना प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। और अब तीसरा की हम चर्चा कर लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके बारे में जान लेते हैं, अर्थात इसका इंग्लिश होता है टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब टोटल प्रकाश, ए टू जेड प्रकाश, जितना प्रकाश आया उतना टोटल प्रकाश है जो कि परावर्तन हो जाना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, कि पूर्ण रूपेण परावर्तित हो जाना। तो इसके अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आता है हीरे का चमकना। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका का बनना, हीरा का चमकना तो आप लोग जान ही रहे हैं। मृग मरीचिका क्या होता है, देखते हैं कभी कभी गर्मी के मौसम में हम लोग चलते हैं रोड पर, तो ऐसा लगता है कि आगे बहुत सारा पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल रोड जैसे है वैसे है, पानी नहीं होता है। तो वही होता है मृग मरीचिका का बनना। अर्थात हमको ऐसा सिर्फ आभास होता है, ऐसा सिर्फ लगता है कि नहीं आगे पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, पानी गिरा हुआ नहीं रहता है। फिर होता है आपका चटकी हुई ग्लास या शीशे, चटकी हुई ग्लास या शीशे का चमकना। अगर कोई ग्लास का टुकड़ा अगर चटक गया है, टूट गया है कहीं से, तो प्रकाश में अगर उसको ले जाते हैं तो चमकना स्टार्ट कर देता है, लाइट देना स्टार्ट कर देता है, तो वो भी हमारे होता है इसी के कारण। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही है जो कि ये चमकना स्टार्ट कर देता है और लगता है कि मतलब वहां से टूटा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकाशीय तंतु। वायर में जो देखते हैं केबल वगैरह में, टीवी का जो डिश होता है उसमें यूज किया जाता है। तो ये जो प्रकाशीय तंतु होता है, इसमें भी है जो कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या फिर आधी पानी से भरी परखनली में खाली भाग का चमकना, खाली भाग का चमकना, यानी कि परखनली देखे होंगे प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। परखनली जो रहता है उसमें आधा आप पानी से भर दीजिए, आधा वाटर डाल दीजिए, बाकी का जो आधा भाग है अगर उसको प्रकाश में ले जाते हैं तो वह है जो कि शाइनिंग देना स्टार्ट कर देता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। वो भी किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो ये आपका हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं चौथा, तीन तो हम पूरा कर लिए, अब चौथे की ओर चलते हैं। चौथा हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें कह सकते हैं कि इतना जान लीजिए कि जहां रंग की चर्चा हो गई, रंग के बारे में पूछा जाए, जहां रंग के बारे में पूछा जाए वो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, पहले इसके बारे में जरा समझाएंगे कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होते हुए आती है तो वायुमंडल में बहुत सारा है जो कि धूल कण, गैसीय पदार्थ, गैस वगैरह बहुत सारे रहते हैं। तो ये जब आती है तो इसके सामने जो अपारदर्शी धूल कण पड़ते हैं
तो उससे क्या होता है कि ये विचलित होकर उसके बगल से निकल जाती है, बगल से निकलकर बाहर आ जाती है और वहां से प्रकाश अपना चारों तरफ फैलने का कार्य करती है। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन इसी को कहते हैं कि प्रकाश वहां से फैल जाती है, फैल के निकलती है और अर्थात वो विचलित हो जाती है, मतलब स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग हो जाती है, फैल जाती है, और फैलने की इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्वेश्चन इसमें कैसे आता है कि कैसे पता चलेगा कि रंग के बारे में पूछा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसी घटना है। तो पूछ देता है कि बताइए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होना, यहां सिर्फ हमको एक ही चीज देखना है जी, रंग से संबंधित आ गया नीला। नीला एक रंग है, तो रंग से संबंधित आ गया, तो ये बता रहा है हमको, इसके ऊपर है जो कि एक डायरेक्शन मिल गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन रंग के बारे में अगर बता दे तो हम समझ जाएंगे कि वो घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहां भी वही चीज बताया कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ना, समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ना, ये भी किसके उदाहरण है, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन का एक घटना है, जो कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो कह रहे हैं जितना भी रंग से संबंधित हो जाए, ये सारे है जो कि सारे के सारे किस में आ जाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन में। यानी कि जितना भी रंग से संबंधित, कहते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, जब सुबह में सूर्योदय होता है तो देखते होंगे कि बिल्कुल लालिमा छाई हुई रहती है, तो ये किसके कारण दिखाई देता है, ये भी है जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। इसमें एक चीज और देखते होंगे कि सूर्य जो कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है, वो भी है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। एक क्वेश्चन इसमें है, आप लोग से पूछ रहे हैं कि अगर सूर्योदय के समय सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है। तो अभी हम जस्ट बताए थे आप लोग को कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कितने समय का अंतर पड़ता है। तो 2 मिनट उगने में और 2 मिनट डूबने में 4 मिनट का अंतर मिलता है हमको, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा सा और देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन में, कि जब प्रकाश कोई प्रिज्म से आती है तो ये अपने 7 रंग में विभक्त हो जाती है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वन 2 3 4 5 6 और एक है 7। इसका नाम दिया जाता है बैजानिया पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसमें सब है जो कि तरंग दैर्ध्य के अनुसार होते हैं, जिनका तरंग दैर्ध्य जैसा रहता है वैसा उनका फैलाव होता है। देखिए यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि लाल का फैलाव बहुत कम हो रहा है जी, बहुत कम उसका है जो कि मतलब किरण फैल रहा है। इसका सबसे बड़ी कारण ये है कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम होता है।
लाल का तरंग दैर्ध्य जो है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसमें है कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका बिखराव कम होगा जी। देखते हैं कोई ताकतवर चीज है तो उसमें कितना भी धक्का मारिएगा तो थोड़ा है जो कि मतलब विचलित तो होगा ही होगा, लेकिन कम विचलित होगा। लेकिन जो बेचारे कमजोर लोग हैं, जो बिल्कुल है जो कि मतलब कमजोर हैं, उनको अगर धक्का दीजिए तो तुरंत बिखर जाते हैं, बेचारे अलग हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से बैंगनी का जो तरंग दैर्ध्य कम है और इसीलिए इसका फैलाव ज्यादा है। हम लोग जो कि खतरे के निशान में लाल का प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि लाल रंग हमें दूर से दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो है प्रकाश इतना पावरफुल होता है कि धूलकण से टकराते हुए भी बहुत दूर निकल जाते हैं और ये अपना बिखराव ज़्यादा करते नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में बिखराव करके आगे बढ़ जाते हैं। जबकि बैंगनी में ऐसा नहीं है। बैंगनी में काफ़ी मात्रा में बिखराव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिखराव हो जाता है और इसलिए बैंगनी रंग को किसी चीज़ में नहीं रखा गया है। लाल को देखिए, आप रेलवे ट्रैक सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, या फिर यातायात साधन के लिए जो आप ट्रैफिक पर यूज करते हैं लाल रंग का ही यूज करते हैं। तो जितने भी हैं लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका विचलन बहुत कम होता है और इसीलिए इसको है जो कि खतरे के निशान के रूप में उपयोग हम करते हैं। और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और इसका बिखराव ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे कहीं यूज नहीं किया जाता है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। आज 3 के बारे में हम जान लिए कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। ये तीनों चीज के बारे में आज हम जान गए। अब अगला एक और जाने कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ये चारों के बारे में जान गए। अब एक हमारे पास बच गया है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसका 2 ही ऐसा उदाहरण है जो कि आप जब प्रकाश कोई प्रिज्म पर पड़ता है तो ये अपने 7 रंग की पट्टी तैयार करता है और यही 7 रंग की पट्टी जो होती है इसे वर्णपट्टी कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। और ये वर्णपट जो होते हैं यानी कि प्रिज्म से 7 रंगों में तैयार होना ही क्या है, आपका वर्ण विक्षेपण है। यानी कि अलग अलग रंग बनना ही आपका वर्ण विक्षेपण है। दूसरा कह सकते हैं इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण से ही संबंधित है। वर्ण विक्षेपण घटना के कारण ही इंद्रधनुष बनते हैं। और इसमें एक रेलवे के क्वेश्चन में एक ऐसा आया हुआ था रेलवे एग्जाम में कि इंद्रधनुष सूर्य की किस दिशा में बनते हैं। तो याद रखेंगे कि इंद्रधनुष जब भी कभी बनेगा, इंद्रधनुष जब भी कभी बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो किरण आएगा वही किरण तो हमें इंद्रधनुष का निर्माण करेगा उसमें जी। तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में है जो कि हर हाल में इंद्रधनुष जो बनना है वो सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनना है। तो यही 2 उदाहरण इसका वर्ण विक्षेपण का, और इससे विशेष कुछ आता नहीं है। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। फिर कल इसके आगे हम बताएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बना रहे।
इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग हमारा कोऑपरेट करिए ताकि हम भी आपका सहयोग कर सकें, और जितना इसका हो सके तो PDF हम आपको दे देंगे उसी में, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे। इसके नीचे लिंक भी दे देंगे। आज स्टार्टिंग किए हैं फिजिक्स का क्लास, पहला प्रकाश। और इसमें एक आध क्वेश्चन और आ जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एग्जाम में ऑप्शन आपको किसी तरह से मिल सकता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल सबसे कम कांच में होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात आप कह सकते हैं 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक तीसरा आता है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है। सॉरी, कांच को बता ही दीजिए। पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो पानी जो है, पानी में प्रकाश की चाल 3 और 2 है जी, ये दोनों के बीच का ही रहेगा। मतलब बीच का मतलब कहने का मतलब 2.5 नहीं, 2.25 होता है। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या कह सकते हैं 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही रहा। आप इसको देख लेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कोऑपरेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए बार बार ऐसा वीडियो लाते रहें। बस कुछ 2 4 5 वीडियो आप लोग को सब है जो कि शेयर करना है। फिर तो अगर हम जो बता रहे हैं वो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप खुद शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।